हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लास में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 6, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अध्याय 6 को हम लोग पढ़ रहे हैं, वंशागति के आणविक सिद्धांत। आज हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है, इस समय हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आनुवंशिकी पदार्थ डीएनए। आनुवंशिकी पदार्थ क्या है, डीएनए है, उसको कैसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, किसने प्रूव किया, इस बात को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये एक्सपेरिमेंट किए थे किसने, ग्रिफिथ साहब ने। और उसमें उन्होंने बताया था कि सजीव जीव का भी रूपांतरण हो जाता है आनुवंशिकी पदार्थ के ट्रांसफर से। लेकिन आनुवंशिकी पदार्थ क्या था, ये वो स्थापित नहीं कर पाएंगे। बाद में आनुवंशिकी पदार्थ के बायोकेमिकल स्ट्रक्चर को या बायोकेमिकल उसके नेचर को स्थापित करने के लिए प्रयोग किए थे किसने, ओसवाल्ड अवेरी, कोलिन मैक्लियॉयड और मैकलिन मैककार्टी। तो इनके एक्सपेरिमेंट से ये बात काफ़ी हद तक प्रूव हो गई थी कि आनुवंशिकी पदार्थ डीएनए है। और इनके एक्सपेरिमेंट से पहले साइंटिस्ट ये मानते थे कि आनुवंशिकी पदार्थ प्रोटीन है। लेकिन ओसवाल्ड अवेरी, कोलिन मैक्लियॉयड और मैकलिन मैककार्टी के एक्सपेरिमेंट से काफ़ी हद तक ये बात साबित हो गई कि आनुवंशिकी पदार्थ डीएनए। हालांकि कुछ वैज्ञानिक अभी भी संदेह करते रहे, तो उन्हीं के संदेह को दूर करने के लिए एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था किसने, एल्फ्रेड हर्शी और हर्शी और चेज ने एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने ये साबित कर दिया। एल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज ने एक्सपेरिमेंट से चीज़ प्रूव कर दी कि वो आनुवंशिकी पदार्थ डीएनए ही है। तो चलिए, यही हम लोग को आज का जो हम लोग का टॉपिक है, हर्शी एंड चेज का हम लोग को एक्सपेरिमेंट को पढ़ना। आनुवंशिकी पदार्थ डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। इसके बारे में सुस्पष्ट प्रमाण एल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज के प्रयोगों से प्राप्त हुआ। तो 1952 में एल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज के एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल क्लियर कट सिक्काबंद मोहर लग गई कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। उन्होंने उन विषाणुओं पर काम किया जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, जिसे जीवाणु भोजी कहते हैं। इन्होंने वायरसेस पे काम किया, और वो वायरसेस पे काम किया जो वायरसेस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को संक्रमित कर देते हैं। और इस तरह के वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं, इनके लिए टर्म यूज़ होता है बैक्टीरियोफेज। जीवाणु भोजी कहा जाता है। ठीक है। तो वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए टर्म यूज होता है बैक्टीरियोफेज, जिसे जीवाणु भोजी कहते हैं। जीवाणु भोजी जीवाणु से चिपकते हैं और अपने आनुवंशिक पदार्थ को जीवाणु कोशिका में भेजते हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस क्या होगा, अटैच हो जाएगा किससे, बैक्टीरिया से। उसके बाद अपने हेरिडिटरी मटेरियल को भेज देगा किसमें, बैक्टीरियल सेल में। जीवाणु कोशिका विषाणु के आनुवंशिक पदार्थ को अपना समझने लगता। अब जीवाणु कोशिका के अंदर एंटर हो गया क्या, विषाणु का वायरस। तो जीवाणु कोशिका उसको अपना समझने लगते हैं, जिससे आगे चलकर अधिक विषाणुओं का निर्माण होता। तो हुआ क्या, इन्वेडर आए। इन्वेडर मीन्स जो आक्रमणकारी। ये हमारा वायरस, ये वायरस इन्फेक्ट करने जा रहा है किसको, ये बैक्टीरियल सेल को। बैक्टीरियल सेल के साथ ये अटैच हुआ। अटैच होने के बाद ये इसने अपना ये जेनेटिक मटेरियल अंदर भेज दिया। अब इसका ये कैप्सिड खाली हो गया। ये जो जेनेटिक मटेरियल अंदर आया, बैक्टीरिया उसको अपना जेनेटिक मटेरियल समझ रहा। असल में इसने सत्ता कब्जिया ली, कुर्सी से बेदखल कर दिया। तो इसका डीएनए, अब जेनेटिक मटेरियल, उसने इसकी सत्ता कब्जिया ली। और बैक्टीरिया के पास जो मशीनरी थी, जो कल कारखाना ये चला रहा था, उस कल कारखाने का प्रयोग करके, उस फैक्ट्री का दुरुपयोग करके ये वायरस अपना सामान बनवा लेगा, अपना डीएनए, अपना जेनेटिक मटेरियल और अपनी ये कैप्सिड बनवा देगा। तो एक तरह से बैक्टीरिया की सेल
वायरस की फैक्ट्री के रूप में काम करने लगा, वायरस वहाँ पे बनने लगे। ये होता है बेसिकली जब बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। ठीक है जी। तो जीवाणु कोशिका विषाणु के आनुवंशिक पदार्थ को अपना समझने लगते हैं, जिससे आगे चलकर अधिक विषाणुओं का निर्माण होता है। हर्शे और चेज ने इस बात का पता लगाने के लिए प्रयोग किया कि विषाणु से प्रोटीन या डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश करता है। तो हर्शे एंड चेज ने बेसिकली इस बात को पता लगाने के लिए कि वो क्या चीज़ है, वो क्या मटेरियल है जो वायरस से बैक्टीरिया में जाता है और बैक्टीरियल सेल को टेक ओवर कर लेता, उसकी सत्ता कब्जिया लेता। तो इनके एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित हुई थी कि वो डीएनए है जो वायरस के निकलकर बैक्टीरिया में जाता है और बैक्टीरियल सेल की सत्ता को कब्जिया लेता है। ठीक है जी। उन्होंने कुछ विषाणुओं को ऐसे माध्यम पर पैदा किया जिसमें एक को विकिरण सक्रिय फास्फोरस व दूसरे विषाणुओं को विक्रम सक्रिय सल्फर पर वृद्धि किया था। तो इन्होंने बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराया और दो कैटेगरी बना दी बैक्टीरियोफेज की। एक बैक्टीरियोफेज की कैटेगरी बैक्टीरियोफेज को इन्होंने ग्रो कराया है ऐसे मीडियम पे जिस मीडियम में हमारा रेडियो एक्टिव सल्फर था। रेडियो एक्टिव सल्फर पे ग्रो कराया बैक्टीरिया वायरस को, और दूसरे वायरस को यही हमारे जो बैक्टीरियोफेज थे दूसरे फास्फोरस पे ग्रो कराया। सल्फर हम लोग की दो अमीनो एसिड में मिलता है, सिस्टीन और मिथियोनिन, और सल्फर अमीनो एसिड से और अमीनो एसिड ही जुड़ के बनाते हैं प्रोटीन। मतलब सल्फर एक घटक है जो प्रोटीन बनाने के काम आता है। सल्फर घटक है प्रोटीन का। तो वो बैक्टीरियोफेज जिसको इन्होंने सल्फर पे ग्रो कराया था उसमें रेडियो एक्टिविटी आ जाएगी इनके प्रोटीन का कोट, जिसको हम लोग कैप्सिड बोलते हैं, जो चारों तरफ है किसके, जो चारों तरफ है जेनेटिक मटेरियल के। तो इसको लाल रंग से हम दिखा देते हैं। इसमें मतलब ये क्या आ गई, रेडियो एक्टिविटी आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि इसको हम लोगों ने बैक्टीरिया को ग्रो कराया था किस पे, सल्फर पे, रेडियो एक्टिव सल्फर पे। रेडियो एक्टिव सल्फर पे ग्रो कराने के कारण रेडियो एक्टिविटी किस में आ गई, उसके प्रोटीन पार्ट में आ गई। और जिसको फास्फोरस पे ग्रो कराया था, फास्फोरस आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट है, घटक है किसका, फास्फोरस घटक है न्यूक्लियोटाइड का। जब न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फेट मोइटी अटैच होती तो वो न्यूक्लियोटाइड बनाता, और न्यूक्लियोटाइड हमारा मोनोमर है किसका, पॉलीमर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड डीएनए बहुलक है किसका, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। और न्यूक्लियोटाइड में क्या है, फास्फोरस। इसलिए वो बैक्टीरिया जिनको कि वो हमारे बैक्टीरियोफेज जिसको ग्रो कराया था, वृद्धि करवाई थी रेडियो एक्टिव फास्फोरस में, उसमें रेडियो एक्टिविटी आ जाएगी, किस में आ जाएगी, डीएनए में। तो डीएनए के चारों तरफ जो प्रोटीन कोट है उसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं आई, क्योंकि फास्फोरस प्रोटीन में नहीं होता। तो ये रेड से मैंने दिखाई है रेडियो एक्टिविटी, रेड से दिखाई है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है। ये बैक्टीरियोफेज दो तरह के हमारे तैयार हो गए। अब इनको मौका दिया, क्या मौका दिया कि तुम अपने मनपसंद शिकार को शिकार कर लो, किसको, बैक्टीरियल सेल को। इनको मौका दिया बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच हो जाओ, ये भी अटैच हो जाएंगे, ये भी अटैच हो जाएंगे। तो अटैच होने के बाद जो हम लोग राम कहानी पढ़ चुके हैं, क्या करेंगे, ये मशीनरी कब्जिया लेंगे। मशीनरी कब्जियाने के लिए क्या, इसमें से कुछ जाएगा अंदर बैक्टीरिया के, वही कुछ जो है आनुवंशिक पदार्थ है। तो बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी ट्रांसफ़र किस वाले में होगी, जिसमें उसमें डीएनए में रेडियो एक्टिविटी है। प्रोटीन अंदर जाता नहीं, डीएनए अंदर जाएगा, डीएनए अंदर जाएगा, लेकिन इस डीएनए में रेडियो एक्टिविटी नहीं आई, क्योंकि इस वाले बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराया था सल्फर में, और सल्फर जो है डीएनए में नहीं मिलता। तो इससे ये बात साबित हो गई थी कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है। चलिए फिर से देखिए, जीवाणु भोजी जीवाणु से चिपकते हैं और अपने आनुवंशिक पदार्थ को जीवाणु कोशिका में भेजते हैं। जीवाणु कोशिका विषाणु के आनुवंशिक पदार्थ को अपना समझने लगते हैं, जिससे आगे चलकर अधिक विषाणुओं का निर्माण होता। हर्शे और चेज ने इस बात का पता लगाने के लिए प्रयोग किया
कि विषाणु से प्रोटीन या डीएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश करता है, कि विषाणु से निकलकर डीएनए प्रवेश कर रहा है या प्रोटीन प्रवेश कर रही। विषाणु में क्या प्रवेश कर रहा, वही आनुवंशिक पदार्थ होगा। उन्होंने कुछ विषाणुओं को ऐसे माध्यम पर पैदा किया जिसमें एक को विकिरण सक्रिय फास्फोरस व दूसरे विषाणुओं को विक्रम सक्रिय सल्फर पर वृद्धि करवाया था। तो ऐसे माध्यम पर वायरसेस को ग्रो करवाया है जिसमें एक माध्यम में हमने रेडियो एक्टिव फास्फोरस पे ग्रो करवाया और दूसरी कैटेगरी विषाणुओं की, दूसरी जो क्लास थी, जो श्रृंखला थी विषाणुओं की, उसको हमने रेडियो एक्टिव सल्फर पे ग्रो कराया। जिस विषाणु को रेडियो एक्टिव फास्फोरस की उपस्थिति में पैदा किया उसमें विकिरण सक्रिय डीएनए पाया गया, क्योंकि फास्फोरस डीएनए का कॉन्स्टिट्यूएंट है, डीएनए का घटक है, जबकि विकिरण सक्रिय प्रोटीन नहीं था। और फास्फोरस प्रोटीन में नहीं मिलता तो विकिरण सक्रिय प्रोटीन नहीं बनी, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस होता है, प्रोटीन में नहीं। ठीक इसी तरह वो विषाणु जिसे विकिरण सक्रिय सल्फर पे, वो विषाणु जिसे रेडियो एक्टिव सल्फर पे ग्रो कराया, रेडियो एक्टिव सल्फर पे ग्रो कराया है, उसमें भी जो रेडियो एक्टिविटी पाई गई वो रेडियो एक्टिविटी प्रोटीन में पाई जाएगी, क्योंकि सल्फर घटक है प्रोटीन का, लेकिन सल्फर नहीं मिलता डीएनए में। तो रेडियो एक्टिविटी डीएनए में नहीं थी, क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं था। विकिरण सक्रिय जीवाणु वो जी ई कोलाई जीवाणु से चिपक जाते हैं, विकिरण सक्रिय है जीवाणु, ये बात अलग है। एक की प्रोटीन में भी रेडियो एक्टिविटी, एक के डीएनए में रेडियो एक्टिविटी। जैसे जैसे संक्रमण आगे बढ़ता है, जीवाणु को सम्मिश्रित में हिलाने से विषाणु आवरण अलग हो जाते हैं। तो ये जब इन्फेक्शन कर दिया उसके बाद हम लोग जीवाणु को सम्मिश्रित में हिलाने से, ब्लेंडर से हिलाएंगे तो विषाणु आवरण अलग हो जाएगा। ये जीवाणु और इससे ये जुड़ा हुआ है विषाणु, डीएनए अंदर जा चुका। अब इसको आप ब्लेंडर से एजिटेट कर देंगे, हिला देंगे सम्मिश्रण, तो ये जो इसका आवरण है, आवरण रह गया केवल, डीएनए तो आ गया इधर, आवरण अलग हो जाएगा बैक्टीरियल सेल से। तो जीवाणु को सम्मिश्रण में हिलाने से विषाणु आवरण अलग हो जाता। जीवाणुओं को अब केंद्रण यंत्र में प्रचरण कराने से विषाणु कण जीवाणु से अलग हो जाते हैं। अब इसको हम लोग क्या करवाएंगे, अब इसको हम लोग ब्लेंडर से एजिटेट करने के बाद इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन करवाने से, प्रचक्रण कराने से विषाणु कण जीवाणु से अलग हो जाते हैं। तो ब्लेंडर से एजिटेट करने के बाद अब हमने इसको क्या किया, अब हमने इसको सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया। अब केंद्रण यंत्र में प्रचरण कराने से विषाणु कण जीवाणु से अलग हो गए। ठीक है, तो इन्होंने एजिटेट उसको, जब वो अटैच हो गया, अटैच होने के बाद, अटैच जब हो गया विषाणु जीवाणु से और डीएनए अंदर चला गया, तब इन्होंने ब्लेंडर से उसको एजिटेट किया, हिलाया डुलाया। जीवाणु को सम्मिश्रक में हिलाने से विषाणु अलग हो गए, विषाणु का आवरण जो कैप्सिड होता है अलग हो गया। जीवाणु को अब केंद्रण यंत्र में प्रचक्रण कराने से, अब इसको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में स्पिन कराने से, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में स्पिन कराने से अब केंद्रण यंत्र में प्रचरण कराने से विषाणु कण जीवाणु से अलग हो गए। अब ये विषाणु कण जीवाणु से अलग हो गए। जीवाणु भारी हैं, वो नीचे बैठ जाएंगे, और विषाणु कण, ये कैप्सिड जो है ये हल्के हैं, ये ऊपर आ जाएंगे। तो उस वाले मिश्रण में जिसमें आपके ये जो विषाणु के कण जो ऊपर आ गए थे, जो आपने सल्फर पे ग्रो कराया है विषाणु, उसमें प्रोडक्टिविटी ऊपर तैरते यहाँ पे होगी, क्योंकि वो प्रोटीन के खोल में थी। प्रोटीन के खोल में सल्फर की रेडियो एक्टिविटी आ गई, तो ये प्रोटीन के खोल जो ऊपर तैर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी यहाँ आपको, रेडियो एक्टिविटी यहाँ मिलेगी। और उन वाले विषाणुओं में, जिन विषाणुओं को आपने ग्रो कराया था फास्फोरस पे, क्योंकि फास्फोरस डीएनए का कॉन्स्टिट्यूएंट है, घटक है, और डीएनए चला गया बैक्टीरियल सेल में, बैक्टीरियल सेल भारी हैं, वो नीचे हैं, तो उसमें रेडियो एक्टिविटी आपको तल पे मिलेगी।
इससे ये बात साबित हो गई कि जो अंदर जा रहा है विषाणु से, जो चीज़ निकल के जीवाणु में जा रही है, जो आनुवंशिक पदार्थ है, वो क्या है? वो प्रोटीन नहीं है। वो प्रोटीन अगर होती तो इस तरह की हमको फाइंडिंग ना मिलती। वो क्या है? वो डीएनए है। क्योंकि रेडियो एक्टिविटी लेबल्ड जो आपका विषाणु था, डीएनए में रेडियो एक्टिविटी उस डीएनए में थी जो फास्फोरस पे ग्रो हुआ था, और जो सल्फर पे ग्रो कराया है उसमें रेडियो एक्टिविटी किस में है? खोल में। तो जो खोल ऊपर ऊपर है और डीएनए बैक्टीरियल सेल में चला गया, बैक्टीरियल सेल नीचे। तो रेडियो एक्टिविटी तल में पाई गई। तल में इसलिए पाई गई क्योंकि रेडियो एक्टिविटी फास्फोरस में थी, डीएनए में थी, और डीएनए अंदर गया था बैक्टीरियल सेल के। बैक्टीरियल सेल भारी है, वो नीचे बैठ जाएगा, और प्रोटीन के खोल हल्के हैं विषाणु के, वो ऊपर तैरेंगे। तो ऊपर तैरते पदार्थ में रेडियो एक्टिविटी मिल ली, प्रोटीन खोल ऊपर मिली, और उसमें मिली जो विषाणु आपने सल्फर में ग्रो कराए थे, क्योंकि सल्फर अमीनो एसिड में, सिस्टीन मिथियोनिन में, और अमीनो एसिड ही जुड़ के बना रहे प्रोटीन। तो जो विषाणु जीवाणु विकिरण सक्रिय डीएनए रखने वाले विषाणु से संक्रमित हुए थे, वो बैक्टीरियल सेल जो रेडियो एक्टिविटी रखने वाले डीएनए से संक्रमण हुए थे, वो विकिरण सक्रिय रहे, उनमें बैक्टीरियल में रेडियो एक्टिविटी आ गई। इससे स्पष्ट है कि जो पदार्थ विषाणु से निकल के जीवाणु में प्रवेश करता है वो डीएनए। जो जीवाणु उन विषाणुओं से संक्रमित थे जिसमें विकिरण प्रोटीन में था, रेडियो एक्टिविटी प्रोटीन में थी, वो विकिरण सक्रिय नहीं हुए। इससे संकेत मिलता है कि प्रोटीन विषाणु से जीवाणु में प्रवेश नहीं करता। तो प्रोटीन अंदर नहीं जा रहा, इसलिए रेडियो एक्टिविटी प्रोटीन जिनमें प्रोटीन में थी वायरसेस में, उसमें रेडियो एक्टिविटी ट्रांसफ़र नहीं हुई है बैक्टीरिया में। इस कारण से आनुवंशिक पदार्थ क्या है? आनुवंशिक पदार्थ डीएनए। ये बात साबित हो गई। तो ये देखिए, ये मैंने आपसे बोला ना कि अब आपको यहाँ पे फोकस करिए। अपने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन डायग्राम की इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन बना देते हैं। कोशिकाओं में विकिरण का पता नहीं लगा। विकिरण किसमें? सल्फर का। ये सल्फर रेडियो एक्टिव सल्फर का इस्तेमाल जिसमें किया गया, उसमें विकिरण किसमें था? ये प्रोटीन कोट में। ये प्रोटीन कोट लाल से दिखाया गया। लाल मतलब रेडियो एक्टिविटी है। और जिसमें फास्फोरस से जिसको ग्रो कराया गया, रेडियो एक्टिव फास्फोरस पे, तो रेडियो एक्टिव फास्फोरस पे जिस वायरस को ग्रो कराया गया उसमें रेडियो एक्टिविटी किसमें? डीएनए में। और डीएनए अंदर चला गया। ये डीएनए में रेडियो एक्टिविटी, डीएनए अंदर गया, तो बैक्टीरियल सेल में रेडियो एक्टिविटी है। ठीक है। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल जो है वो हमारा डीएनए है, प्रोटीन नहीं। ओके। तो ये आपके हर्शन चेज एक्सपेरिमेंट के बारे में बातचीत हो गई। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लें। आइए, तो परिवर्तन की क्वेश्चंस में आइए। परिवर्तन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस एंजाइम से प्रभावित नहीं होती? निम्नलिखित में से किस एंजाइम से प्रभावित नहीं होती? तो डीएनए छोड़ के आरएनए से प्रभावित नहीं होती, पेप्टिडेज से, लाइपेज से प्रभावित नहीं होती, केवल डीएनए से प्रभावित होती, क्योंकि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। यह सिद्ध करने के लिए कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, हर्शन चेज ने अपने में किस रेडियोधर्मी आइसोटोप्स को यूज़ किया था? तो सल्फ़र और फास्फोरस को यूज़ किया था। 32 फास्फोरस और सल्फ़र 35 रेडियो एक्टिव। ये हमारा बी आंसर है। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखना। हाईलाइट नहीं हुआ है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड एक अणु द्वारा आनुवंशिक सामग्री के कार्य करने के लिए पूरा किया जाना चाहिए? प्रतिलिपि बनाने में सक्षम होना चाहिए, संरचनात्मक व रासायनिक रूप से स्थिर हो, धीमा परिवर्तन स्लो रेट में म्यूटेशन कर सकता हो, और मेंडल के सिद्धांतों के अनुसार स्वयं को व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। चारों ही। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। कर लेते हैं, चलिए। डीएनए और आरएनए दोनों उत्प्रेरित करने में सक्षम है, दोनों में म्यूटेशन हो सकता है। आरएनए स्थिर होने के कारण तेज दर से होता है। आरएनए उत्प्रेरक गुण दिखाता,
थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल की उपस्थिति आरएनए को अतिरिक्त स्थायित्व नहीं प्रदान करती। क्या प्रदान करती है? उसको डिस्टेबलाइज करती है। तो सही कथन क्या है? 1, 2, 3 सही है। आनुवंशिकी सामग्री के रूप में डीएनए के लिए अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग से आया? हर्शे एंड चेज के प्रयोग से आया। टेलर ने क्रोमोसोम प्रतिकृति के अर्ध संरक्षी प्रतिक्रियन को साबित करने के लिए किस पे प्रयोग किया? ये भी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे तो बताएंगे। हर्शे एंड चेज ने निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सल्फर प्रोटीन में मौजूद होता है। सल्फर प्रोटीन में डीएनए में नहीं होता, सही है। फास्फोरस डीएनए में मौजूद है लेकिन डीएनए में नहीं, लेकिन प्रोटीन में नहीं, ये बात भी सही है। प्रोटीन कर लीजिए यहाँ पे। फास्फोरस केंद्र प्रसारक के बाद सतह पर तैरने वाले में समाप्त हो जाएगा, ये बात गलत है। फास्फोरस रेडियो एक्टिविटी फास्फोरस किस में पाई जाएगी? सतह पे पाई जाएगी। वो सतह पे कौन है? सतह पे प्रोटीन के कोट है। और फास्फोरस सतह पे तैरने वाले में समाप्त हो जाएगा। तो फास्फोरस कहाँ मिलेगा? फास्फोरस नीचे मिलेगा डीएनए में, ठीक है, ये बात भी ठीक है। बैक्टीरियोफेज की संतति पीढ़ी में सल्फर होता है, संतति पीढ़ी में सल्फर नहीं होगा, रेडियो एक्टिव सल्फर नहीं जाएगा क्योंकि ये सल्फर प्रोटीन में है। तो 1, 2, 3 ठीक है। आपके पूछा कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3 सही है। आगे चलिए। हर्शे एंड चेज के बारे में कौन सा कथन टीटू भोजी के लिए सही नहीं है? रेडियो एक्टिविटी लेवल प्रोटीन फेज कोट में नहीं बैक्टीरिया में पाया गया। रेडियोधर्मी लेवल वाला प्रोटीन कोट में नहीं बैक्टीरिया में, गलत बात है, बैक्टीरिया में होता है, ये सही नहीं है। हाँ, ये सही नहीं है। यही रेडियो एक्टिविटी लेवल वाला डीएनए बैक्टीरिया में पाया गया। हाँ, बैक्टीरिया में चला जाएगा, रेडियो एक्टिव डीएनए बैक्टीरिया में चला गया, सही है। ये तो पूछा सही नहीं है। डीएनए को रेडियो एक्टिव फास्फोरस के साथ, डीएनए में फास्फोरस आ गया था, ठीक है, और प्रोटीन को सल्फर के साथ, ठीक है। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ए को चयन कर लीजिए। एक अणु को जो आनुवंशिक सामग्री के रूप में कार्य करता है को छोड़कर निम्नलिखित लक्षणों को पूरा करना चाहिए। कौन से लक्षण है जिनको पूरा करना चाहिए? देख लेते हैं। संरचनात्मक और रासायनिक रूप से अस्थिर नहीं भैया, स्थिर होना चाहिए। विकास के लिए आवश्यक धीमे गुंजाइश और म्यूटेशन की ठीक, मंडेलियन पार्थों के रूप में व्यक्त करता हो ठीक, अपनी प्रतिकृति उत्पन्न करने में सक्षम हो ठीक। अस्थिर नहीं, स्थिर होना चाहिए। डीएनए आनुवंशिक मटेरियल है, इसका स्पष्ट परिणाम किसके अध्ययन से आया? बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियल वायरस बैक्टीरियोफेज के अध्ययन पे आया है इसका परिणाम। डीएनए की सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ एप्लीकेशन है, यह भी हम लोगों ने पढ़ने पहले। ओसवाल्ड अवेरी मैक्लॉयड द्वारा न्यूमोकोकस का रूपांतरी सिद्धांत क्या था? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या था? इन्होंने बताया डीएनए था। ईकेरेकिया कोलाई को पूरी तरह N15 से लेबल करने के बाद N14 पर बढ़ने की अनुमति दी गई। अभी हम लोगों ने ये पढ़ा नहीं है, सेमी कंजर्वेटिव, पहले पढ़ लें फिर बात करेंगे। ग्रिफिथ के प्रयोग में इंजेक्शन लगने से चूहों की मृत्यु हो गई। कौन से? ताप से मृत एस प्रभेद, तो हीट किल्ड एस प्रभेद, उसमें इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा, हीट किल्ड है। ताप से मृत एस प्रभेद को आर प्रभेद के साथ जोड़कर, हाँ, जब आपने हीट किल्ड एस विरुलेंट को आर लाइव के साथ इंजेक्ट किया तो, क्योंकि इससे कुछ ट्रांसफ़र हुआ जिसने आर कॉलोनी को स्मूथ कॉलोनी में बदल दिया। यही जवाब है। ताप से मृत आर प्रभेद तो जिंदा ही नहीं कर पा रहा, मृत क्या करेगा? जीवित आर स्ट्रेन नहीं। हमारा आंसर क्या? हमारा आंसर बी। कोलिन मैक्लॉयड मैकार्टी के काम से पहले किसको आनुवंशिक सामग्री माना जा रहा था? प्रोटीन को। सल्फर के एकमात्र स्रोत के रूप में युक्त माध्यम में पैदा होने वाले जीवाणु इसका समावेश दिखाते हैं। रेडियो एक्टिविटी किसमें आ जाएगी? सल्फर से प्रोटीन में। तो प्रोटीन में रेडियो एक्टिविटी आ जाएगी। तो यहाँ पे आके मैं रुकता हूँ। अब आपके हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट की बात हो गई। अगले आपके लेक्चर में मैं आपसे मिलता हूँ आनुवंशिक पदार्थों के गुण के साथ। अगला हमारा टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये हमारा इनहेरिटेंस मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक, जेनेटिक मटेरियल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनका डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं हम आपसे। तो बने रहिए सुमो बायोलॉजी के साथ। आशा करता हूँ कि आप लोग को इंटरेस्ट आ रहा होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग के किसके,
जेनेटिक मटेरियल के, और हम लोग बात करेंगे आरएनए वर्ल्ड की। ओके, तो लगे रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।